जब मैंने पहली बार इस स्टोरी के बारे में सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने तब दोबारा पढ़ा, एक बार और पढ़ा और तब मुझे समझ में आया कि ना सिर्फ ये स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पूकी है, बल्कि इसको कोर्ट ने भी एडमिट किया, पुलिस वालों ने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ, यहाँ कुछ तो दिक्कत थी और वो दिक्कत आपको एंड में जाकर एक ट्विस्ट की तरह मिलेगी और आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। बट उससे पहले इस लाइक बटन की भी कोर्ट के अंदर तारीख थी, उसको भी कोर्ट में पेश किया गया और जज साहब ने इसको दबाने की सजा दी है। सो आप सभी मिलकर ये सजा उसको दे दें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें ताइवान के काओशियांग शहर के अंदर जाना पड़ेगा और दिन था 4 फरवरी 1991 का, जब सुबह सुबह इस शहर के एयरपोर्ट के अंदर बनी हुई टैक्सी हेडक्वार्टर्स, मतलब कि जहां पर वो सभी टैक्सी वाले ड्राइवर्स वगैरह उनकी कंपनीज के जो ऑफिसर्स थे वो सभी उस बिल्डिंग के अंदर बैठते और ऐसे ही एक फ्लोर पर बने हुए ऑफिस के अंदर एक टैक्सी डिस्पैचर और एक दूसरा ड्राइवर आपस में बात कर रहे थे। उस डिस्पैचर को असल में इस ड्राइवर को एक सवारी उठाकर कहीं भेजना था, तो ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी उस टैक्सी डिस्पैचर का ध्यान पीछे मौजूद अपनी खिड़की पर गया और उसने अपने जो सामने ड्राइवर खड़ा था उसकी मुंडी थोड़ी साइड में करी और पीछे ध्यान से उस खिड़की की तरफ देखने लगा। उसको वहां पर कुछ दिख रहा था, तो जैसे ही सामने वाले ड्राइवर ने नोटिस किया कि डिस्पैचर उसकी बजाय सामने खिड़की की तरफ देख रहा है, तो उसने भी अपनी मुंडी घुमाई और उस खिड़की की तरफ देखने लगा। असल में उस खिड़की से साफ दिख रहा था कि नीचे रोड पर एक दूसरा टैक्सी ड्राइवर अपने हाथ में कुछ सामान लेकर बहुत तेजी से स्प्रिंट करते हुए आगे की तरफ भागा जा रहा है। वहां नीचे उस टाइम पर रोड पर बहुत सारी टैक्सीज और भी खड़ी थी, उनके बाहर भी बहुत सारे ड्राइवर्स खड़े थे, आने जाने वाले लोगों से पूछ रहे थे कि क्या उनको टैक्सी की जरूरत है। बट इन सब से दूर हटकर एक दूसरा टैक्सी ड्राइवर अपने हाथ में सामान लेकर अपनी टैक्सी की तरफ भागा जा रहा। सो ऊपर मौजूद उस टैक्सी डिस्पैच ऑफिसर ने ध्यान से उस खिड़की के पास जाकर देखा कि आखिर ये ड्राइवर कहां भागा जा रहा है और उसके हाथ के अंदर क्या मौजूद है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये टैक्सी ड्राइवर आखिर है कौन। तो इमीडिएटली जैसे उसने नोटिस किया था, ध्यान से उसने देखा उस ड्राइवर को, वो तुरंत पहचान चुका था कि ये ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि 38 साल का लियो शांगशुइंग है और इसके हाथ में कुछ और नहीं बल्कि एक मूर्ति है, एक स्टैचू है बुद्धा का, और उसको ही बहुत जोर से पकड़कर ये आगे की तरफ भागे जा रहा है। तो इन दोनों ने मिलकर ऊपर खिड़की से देखना शुरू किया कि आखिर करता क्या है। सो नीचे मौजूद लियो अपने हाथ में वो स्टैचू ऑफ बुद्धा को पकड़कर बहुत जोर से अपनी गाड़ी की तरफ भागा। अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर उसने अपने हाथ में वही क्लच करते हुए अपने बुद्धा स्टैचू को इधर उधर देखा कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। उसने चुपके से अपनी गाड़ी का जो कंडक्टर साइड वाली खिड़की थी उसको खोला और अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर अपने साथ जो वो स्टैचू लेकर आया था उस स्टैचू को उसने बहुत ध्यान से सामने डैशबोर्ड के ऊपर रखा। असल में वहां एक स्टैचू नहीं थे बल्कि और भी बहुत सारे अलग अलग भगवानों के स्टैचूज उसने पहले से ही अपनी गाड़ी के अंदर लगा कर रखे हुए थे, भर रखे थे पहले से ही उसने। इतना ही नहीं, लियो ने अपनी गाड़ी को एक अलग ही रूप दे रखा था, एक अलग ही दरबार जैसा बना रखा था, बहुत सारे भगवानों के स्टैचूज वगैरह। इसके अलावा जो हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब भी हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर एक वो माला सी टंगी रहती है जिसके आगे वो छोटे छोटे वो लटकते रहते हैं। मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली उसका नाम क्या होता है। वो असल में पॉजिटिव वाइब्स के लिए यूज करते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जी हमसे दूर रहे, और लोगों का ये मानना है कि उसको हम कहीं पर भी लगाते हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा पवित्र हो जाती है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब से भर जाता है। सो अगर आपको उस माला का नाम ध्यान हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। सो उसने भी वो बहुत सारी मालाएं अपनी गाड़ी में हर शीशे के ऊपर, अपनी छत के ऊपर बहुत सारी लटका कर एग्जैक्टली एक दरबार सा बना रखा। बहुत थोड़ी सी जगह बची हुई थी गाड़ी में बाहर देखने की, क्योंकि अंदर से तो कुछ भी बाहर दिख ही नहीं रहा। खैर, जैसे लियो ने उस स्टैचू को अपने डैशबोर्ड पर रखा, पीछे की तरफ उसने अपनी कमर लगाई और आराम से भगवान की प्रेयर्स वगैरह करने लगा। और ये सब करते हुए उसको देख रहे थे ऊपर बिल्डिंग में मौजूद वो डिस्पैचर ऑफिसर और दूसरा उसका ड्राइवर जिसको बाहर कहीं जाना था अपनी सवारी लेकर। इन दोनों के माइंड में भी ये सवाल आया कि आखिर ये आदमी कर क्या रहा है, ये किस लेवल की भसड़ है। क्योंकि आज तक जिसने भी लियो के बारे में सुना था वो सभी यही कहते थे कि ये तो बिल्कुल नास्तिक है, इसका आज तक किसी भगवान के अंदर कोई भी विश्वास नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है भक्ति भावना से, और अब ये अपनी गाड़ी को पूरा लिटरली एक मंदिर बनाकर रखे हुए है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसके साथ क्या हो गया। इनफैक्ट रिसेंट डेज के अंदर लियो जब भी अपनी टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के ऊपर आता तो आसपास के ड्राइवर्स उससे बात करने की कोशिश करते, लेकिन जैसा कि पहले वो हर किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो अपना टाइम बहुत अच्छे से सभी लोगों के बीच में स्पेंड करता, भगवान की भक्ति भावना करता, पूजा पाठ वगैरह करता। और ये सभी को बहुत अजीब लग रही थी कि ऐसा कैसे चेंज हो गया, इसके अंदर ऐसा क्या बदलाव आ गया। दूसरी बात, उसको सड़कों पर रहने वाले जानवरों से जैसे कि कुत्ते और बिल्ली, इनसे इतनी ज्यादा नफरत थी पहले कि उनसे बदला लेने के लिए, उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालने के लिए वो अपनी टैक्सी साइड में रोककर, चलती टैक्सी को साइड में रोककर उनके पीछे पड़ जाता, उनको मारने के लिए भागता। इनफैक्ट उसने इन
आवारा जानवरों को मारने के लिए अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ा क्रॉसबो, एक बहुत बड़ा मेटल का धनुष बाण लाकर भी रखा हुआ था। और जैसे उसकी शाम की टैक्सी वाली शिफ्ट पूरी होती, वो टैक्सी खड़ी करके सीधा घर के अंदर जाता, वो धनुष बाण बाहर लेकर आता, अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता, और जैसे ही कोई भी उसको आसपास आवारा कुत्ता या फिर कोई बिल्ली दिखती, उसके पीछे वो धनुष बाण लेकर पड़ जाता। लिटरली उसने बहुत सारे ऐसे जानवरों को भी मारकर छोड़ा, लेकिन अब वो टोटली बदल चुका था। टोटली उसके माइंड के अंदर अब सब कुछ चेंज हो चुका था और ये सबको बहुत अजीब लग रहा था। इनफैक्ट बहुत सारे कस्टमर्स ने भी लियो के बारे में आके कंप्लेंट की थी कि उसका तरीका ठीक नहीं है टैक्सी चलाने का, क्योंकि उसने पहली बात तो टैक्सी के अंदर पूरा वो मंदिर बनाकर रखा हुआ है, बहुत सारे भगवान बुद्धा की फोटोज और स्टैचूज वगैरह उसने सामने डैशबोर्ड के ऊपर रखे हुए हैं, वो मालाएं टांगी हुई हैं पूरे गाड़ी के अंदर, पूरे इंटीरियर को उसने चेंज किया हुआ है, उसको क्लियरली बाहर दिखता भी नहीं, क्योंकि उसने जो मेन विंडशील्ड होती है गाड़ी की उसके ऊपर भी वो मालाएं लगा रखी हैं, बहुत सारे भगवानों की फोटोज वगैरह लगा रखी है, सिर्फ उसने इतनी ही जगह खाली छोड़ी हुई शीशे के अंदर कि उसको बाहर का दिख जाए। लेकिन ये सब चीजें जो भी पैसेंजर टैक्सी के अंदर बैठता उसको बहुत अजीब लगता। सो बहुत सारे पैसेंजर्स ने आकर एयरपोर्ट अथॉरिटीज को शिकायत भी करी कि आपका ड्राइवर ऐसा कुछ कर रहा है, बट किसी ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। किसी भी ड्राइवर ने जाकर लियो से नहीं पूछा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। ये सब चीजें बहुत अजीब लग रही हैं। ऊपर बिल्डिंग में बैठे हुए उस डिस्पैच ऑफिसर और सामने बैठा उसका ड्राइवर, उनका ध्यान अभी लियो से हटा ही था कि उनको एक बहुत तेज ऐसे एक्सीडेंट की आवाज आई, जैसे 2-3-4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई हों। सो वो दोबारा अपनी कुर्सी से उठे और दोबारा उसी खिड़की पर गए, बाहर रोड की तरफ देखने लगे, और अब की बार नो सरप्राइजिंगली लियो अपनी गाड़ी को उठाकर बहुत तेज स्पीड में जितनी भी नीचे टैक्सीज खड़ी थी उनको टच करते हुए, उनके अंदर टक्कर मारते हुए रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को बहुत स्पीड में एयरपोर्ट से बाहर की तरफ लेकर जा रहा था। ये सब चीज़ देखकर जो टैक्सी ऑफिसर थे ऊपर, उनको बहुत अजीब लगा। सो उस ऑफिसर ने तुरंत अपना लैंडलाइन फ़ोन उठाया, नज़दीकी पुलिस स्टेशन वालों को बताया कि ऐसे ऐसे एक हमारा ड्राइवर है लियो शिंगशांग और ये बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। अभी तक भी सब कुछ ठीक था, वो जो भी कर रहा था वो उससे मतलब नहीं था हमें, लेकिन अब वो अपनी टैक्सी उठाकर यहाँ से गया है एयरपोर्ट से, बट उसने जाते जाते बहुत सारी गाड़ियों को टक्कर मारी है। हो सकता है वो बाहर किसी के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दे, किसी की छाती के ऊपर उसके गाड़ी के टायर चढ़ जाएं, इससे पहले आप उसको पकड़ लीजिएगा। बट सामने से पुलिस वाले ने उस टैक्सी डिस्पैच ऑफिसर को बताया कि आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत टाइम से लियो के ऊपर नजर रख रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले हुए एक मर्डर केस के अंदर ये लियो हमारा मेन सस्पेक्ट है और उसी के पीछे हम इसकी रेकी कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि लियो आखिर क्या कर रहा है। सो तकरीबन 10 महीनों पहले 23 साल की मरिको अगुची नाम की एक लड़की जापान से उठकर ताइवान घूमने के लिए आई थी, अपनी हॉलीडेज मनाने के लिए आई थी, अपनी वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। असल में 1990 का दशक ताइवान के लिए वो टाइम था जब पूरा का पूरा ताइवान लिटरली दुनिया भर से टूरिज्म के ऊपर निर्भर हो चुका था। उस टाइम पर इनके पास कुछ खास टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, ये तो सब बाद में आई हैं, बट उस टाइम पर पूरा ताइवान लगभग पूरे तरीके से टूरिज्म के ऊपर निर्भर हो चुका था। इसलिए ताइवान की सरकार ने जापान के अंदर जा जाकर अपनी बहुत बड़ी मार्केटिंग करी कि आप हमारे पास आइए, अपनी सेलिब्रेशन करिए, अपना वेकेशन वहां पर सेलिब्रेट करिए। और ये चीज़ वहाँ जो जापान के लोकल स्टूडेंट्स थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। कोई भी बर्थडे पार्टी होती वो वहाँ से फ्लाइट पकड़ते सीधा ताइवान आ जाते, वहाँ पर वो बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करते। इनफैक्ट बहुत से स्टूडेंट्स तो फ्लाइट पकड़कर सिर्फ वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए ही ताइवान आ रहे थे। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ करने के लिए मरिको अगुची भी अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर ताइवान घूमने के लिए आई थी। और उस टाइम पर पूरे ताइवान के अंदर ये बहुत बड़ा एक रूल सा चल पड़ा था कि जो भी बाहर से टूरिस्ट ताइवान के अंदर आता वो सबसे पहले आते ही होटल बुक करता है, जैसा कि हम सभी करते हैं। हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर होटल बुक करेंगे ताकि हम अच्छे से रह सके वहां पर। बट ताइवान टैक्सी ड्राइवर्स ने अपना एक रूल बना रखा था कि जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आएगा हम उससे पूछेंगे कि आपको अगर होटल चाहिए तो हम आपको होटल दिलवा देंगे, अगर आप हमारे साथ हमारे घर के अंदर होम स्टे करना चाहें वो आपको होटल से भी जरा सस्ता पड़ेगा। इनफैक्ट आप हमारे परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम आपको हमारा कल्चर दिखाएंगे, हमारा जो लोकल खाना है वो बनाकर खिलाएंगे, तो अगर आप चाहें तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। अब आप सोच कर देखिए, आप किसी दूसरे देश के अंदर घूमने जा रहे हैं और अगर आपको वहां का एक लोकल टैक्सी ड्राइवर ये कहे कि आप हमारे घर के अंदर रुक जाओ, मेरे परिवार के साथ रुक जाओ, मेरे साथ खाना वाना खाना, हमारे परिवार आपको अच्छे तरीके से घुमा देगा, अच्छे अच्छे साइट सीइंग करवा देगा, तो ऑब्वियसली हम सबको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो ये तो हमारे लिए सस्ता भी है और हमें मजा भी आएगा, लोकल यहाँ का कल्चर जानने के लिए मिलेगा। और बिल्कुल लोग ऐसा ही कुछ कर रहे थे। जो भी बाहर से टूरिस्ट आता वो यहीं लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ पूरा दिन उसकी टैक्सी में बैठकर घूमते और रात होते होते वो टैक्सी ड्राइवर उस गेस्ट को, उस टूरिस्ट को अपने घर ले जाता, उनकी सेवा पानी करते और अगले दिन फिर से उनकी वही पूरी साइट सीइंग करवाकर उनकी जो पूरी छुट्टियां सेलिब्रेट करवाकर वापस उनको घर भेज देते। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ मरिको अगुची ने भी किया। 10 अप्रैल 1990 के दिन वो जापान से उठकर ताइवान उसकी फ्लाइट लैंड हुई थी और जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर निकली एक दूसरे कैब ड्राइवर ने
मरिको अगुची को अपनी टैक्सी के अंदर बैठाया। पूरी दोपहर मरिको अगुची उस टैक्सी ड्राइवर के साथ ताइवान में घूमी और रात होते होते उस टैक्सी ड्राइवर ने ऑफर किया कि मरिको, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आकर मेरे घर के अंदर रह सकती हो। मरिको ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लोकल लोगों से मिलने के लिए, उनका खान पान देखने के लिए, उनका कल्चर देखने के लिए। रात होते होते मरिको उस टैक्सी ड्राइवर के साथ उसके घर भी चली गई। बट इन्हीं दिनों के बीच में मरिको ताइवान से गायब हो चुकी थी और जब उसके गायब होने की खबर पुलिस वालों को मिली तो पुलिस वालों ने सबसे पहले उन्हीं टैक्सी ड्राइवर्स के साथ संपर्क करना शुरू किया जिन की टैक्सी के अंदर मरिको अगुची बैठी थी। अपने पूरे ट्रिप के दौरान पुलिस वालों ने शुरुआत के अंदर 2 टैक्सी ड्राइवर से बात करी थी जिनके घर पर मरिको अगुची ना सिर्फ रुकी थी बल्कि पूरा दिन उन्हीं टैक्सी ड्राइवर्स के साथ घूमी भी थी। एक रात मरिको अगुची ने इन्हीं टैक्सी ड्राइवर्स के घर पर बिताई थी। सो जैसे उन दोनों से बात करी उनके बयान लिए गए, बट इन दोनों ही टैक्सी ड्राइवर्स के पास अपना अपना पूरा सॉलिड एलाबाई था कि हमें नहीं पता हमारे पास से जाने के बाद मरिको अगुची के साथ क्या हुआ, क्योंकि मरिको अगुची ने इन दोनों के पास जब राइड करी थी, इन दोनों के घर में रुकी थी, उससे अगले दिन अपने घर पर जापान में एक पोस्ट कार्ड भी भेजा था। तो ऑब्वियसली उस टाइम तक तो वो जिंदा थी, उस टाइम तक वो मिसिंग नहीं हुई थी। तो ये दोनों तो पुलिस वालों के हाथ से क्लियर हो चुके थे। इन दोनों का इससे कोई मतलब नहीं कि मरिको अगुची कहाँ गई। पुलिस वाले इस केस के अंदर डेड एंड पर पहुंच चुके थे। उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं जिससे वो जाकर किसी से पूछताछ कर सकें या फिर मरिको का कुछ पता लगा सकें। वो अभी भी मिसिंग। कुछ और महीने बीत गए। अब पुलिस वालों के ऊपर भी दबाव था इस केस को सॉल्व करने का, इसलिए पुलिस वालों ने इस केस के ऊपर रिवॉर्ड रखा, इनाम भी रखा कि जो कोई भी हमें मरिको अगुची के बारे में कोई खबर देगा तो हम उसे अच्छा खासा पैसा देंगे। सो इसी के बाद से बहुत सारी टिप्स आने लगी पुलिस वालों के पास कि मरिको अगुची को यहाँ देखा गया था, वहां देखा गया था। इन बिटवीन पुलिस वालों के पास एक ऐसी टिप आई जिसके अंदर पुलिस वालों को पता चला कि उन दोनों टैक्सी ड्राइवर से छुट्टी लेने के बाद अगले दिन मरिको अगुची को एक ट्रेन स्टेशन से पिक करने के लिए ये लियो, जी हाँ वही लियो जो बुद्धा का स्टैचू लेकर टैक्सी के अंदर बैठा था, जिसने अपनी टैक्सी को वो दरबार बनाकर रखा हुआ था, वही लियो मरिको अगुची को पिक करने के लिए स्टेशन पर आया था और उसके साथ ही अंतिम बार मरिको को देखा गया था। और जैसी ये बात पुलिस वालों को पता चली, पुलिस वालों ने तुरंत इस लियो को झप लिया, इसको उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आए, इससे सवाल जवाब करे। लेकिन ये लियो भी पूरी तरीके से क्लियर था, इसको नहीं पता कि मरिको अगुची कहाँ गई। इसने कह दिया कि हाँ मैंने एक स्टेशन से उठाकर दूसरे स्टेशन पर छोड़ा था क्योंकि उनको दूसरे किसी शहर में जाना था, वहां पर जाकर उन अपनी साइट सीइंग करनी थी। मैंने वो स्टेशन से उठाकर दूसरे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया, मुझे नहीं पता उसके बाद मरिको अगुची कहाँ गई। काफी बार आगे भी पुलिस वालों ने इस लियो से पूछताछ करी लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि लियो के पास बताने लायक कुछ था ही नहीं। इसके अलावा भी पुलिस वालों के पास हजारों ऐसी टिप्स आने लगी क्योंकि अब इस केस के ऊपर एक इनाम था और इस इनाम को पाने के लिए वहां के लोकल लोग बिल्कुल रैंडम चीजें, बिल्कुल रैंडम टिप्स अपने दिमाग से बना बनाकर पुलिस वालों को सौंप रहे थे ताकि उनको वो इनाम मिल जाए। लेकिन पुलिस वाले इस चीज से परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने वो टिप्स लेनी बंद कर दी और इस इनाम को भी इस केस से ऊपर से हटा लिया गया। इन द मेन टाइम पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे लेकिन ताइवान के अंदर रहने वाले लोगों के पास रैंडम फोन कॉल्स आने लगी और जैसे वो लोग इन फोन कॉल्स को उठाते, बात करने की कोशिश करते तो दूसरी साइड पर एक जापानीज लड़की बहुत जोर जोर से रो रही होती, वो चिल्ला रही होती, हेल्प मांग रही होती और ये चीज लोगों को बहुत अजीब लगी। वो उसकी आवाज सुनकर तुरंत फोन रख देते और सीधा पुलिस वालों को बताते कि हमारे पास ऐसी ऐसी एक कॉल आई है जिसके अंदर वो लड़की रो रही थी। और जब पुलिस वाले उस नंबर को ट्रेस करते जहां से वो कॉल आई थी तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो लिटरली वो नंबर गलत बताता। अब लोगों को भी विश्वास नहीं होने लगा और दूसरी तरफ पूरी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इंक्लूडिंग ताइवान की खुद की मीडिया के अंदर भी वो मरिको अगुची का केस चल ही रहा था। तो लोगों ने एक और एक 11 करना शुरू कर दिया कि मरिको अगुची वो जापानीज लड़की थी, वो गायब हो चुकी है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। और दूसरी तरफ उनके पास रैंडम कॉल्स आ रही हैं जिसके अंदर एक जापानीज लड़की बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, जापानीज लैंग्वेज के अंदर मदद मांग रही है। ये सबको बहुत अजीब लगा और उन लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं ये कॉल्स जरूर मरिको अगुची कर रही है, मदद मांग रही है हमसे। सो 4 फरवरी 1991 में जिस दिन उस टैक्सी डिस्पैच ऑफिसर ने और दूसरा वो टैक्सी ड्राइवर ऊपर बिल्डिंग के अंदर बैठकर आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने बाहर खिड़की से देखा कि लियो नीचे भागा हुआ जा रहा है, उस दिन उस टैक्सी डिस्पैच ऑफिसर ने जब पुलिस वालों को फोन किया था बताने के लिए कि लियो अपनी गाड़ी लेकर भागा है, एक दूसरे गाड़ी के अंदर ठोकते हुए जा रहा है, तो ये वो टाइम था जिस टाइम पर मरिको अगुची का केस पूरे ताइवान के अंदर बहुत फेमस था। हर कोई इसके बारे में जानता था। और जब उस टैक्सी डिस्पैच ऑफिसर ने पुलिस वालों को बताया कि लियो ऐसी कुछ हरकतें कर रहा है तो पुलिस वालों की लिस्ट के अंदर पहले से ये सस्पेक्ट था, वो उसके ऊपर अपनी नजर पहले से ही बनाकर रखे हुए थे। पुलिस वाले जहां अब लियो की सिर्फ ऊपर ऊपर से निगरानी कर रहे थे, उसके पीछे अपने मुखबर लगा रखे थे, बट अब पुलिस वालों ने खुद अपनी गाड़ियां लियो के पीछे लगा दी और लिटरली 2400 घंटे वो अब लियो के ऊपर नजर रख रहे थे। बट इस बात का पता लियो को बिल्कुल भी नहीं चला कि पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसकी हर हरकत
हरकत के ऊपर नजर रख रहे हैं। जी हाँ, लियो पूरे दिन में क्या क्या करता, कहाँ से वो अपनी गाड़ी की शुरुआत करता, सीधा एयरपोर्ट के ऊपर आता, एयरपोर्ट पर अलग अलग सवारियों को अपनी गाड़ी के अंदर बैठाता, उनको कहाँ पर ड्रॉप करता, पुलिस वालों की गाड़ियां उससे एक थोड़े डिस्टेंस के ऊपर उसका पीछा करती रहती और जहां वो रुकता पुलिस वाले भी रुकते, देखते कि उसने किस पैसेंजर को ड्रॉप किया है। बाद में पुलिस वाले किसी ना किसी पैसेंजर से जाकर बात भी करते कि क्या आपको इस टैक्सी ड्राइवर के बारे में कुछ अजीब लगा, बट सभी का जवाब नाम ही था, सिर्फ उसकी गाड़ी अजीब थी। बस वो कुछ बोलता नहीं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, थोड़ा पजल सा रहता है, थोड़ा माइंड में उसके कुछ चल रहा है, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि क्या चल रहा था। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि अगर लियो का कुछ लेना देना है मरिको अगुची की गायब होने से, या फिर हो सकता है उसने मार डाला हो मरिको अगुची को, अगर कहीं ना कहीं उसका लेना देना है तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसी गलती जरूर करेगा, चाहे वो आज करे या फिर कुछ टाइम बाद करे, बस हमें वो गलती पकड़नी है, हमें इसका वो रेड फ्लैग पकड़ना है और वो हम पकड़ के ही रहेंगे। अगर इसका कुछ लेना देना है तो ये कुछ ना कुछ जरूर कांड करेगा। पुलिस वाले इस डाउट के अंदर थे कि अगर लियो किसी पैसेंजर को बिना बैठाए अपनी गाड़ी को कहीं लेकर जा रहा है तो हो सकता है वो कोई क्राइम साइट हो, वो उस जगह पर वापस जा रहा हो जहां पर उसने मरिको अगुची के साथ कुछ किया हो, वहां पर वो उसकी देखरेख करने के लिए जा रहा हो जहां पर उसने मरिको अगुची को किडनैप करके रखा हो। पुलिस वालों के माइंड में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, बट सरप्राइजिंगली पुलिस वाले खुद बहुत ज्यादा हैरान थे लियो की डेली रूटीन देखकर। क्योंकि आमतौर पर एक टैक्सी ड्राइवर क्या करेगा, आमतौर पर हम भी क्या करते हैं, हम अपना काम धंधा करके अपने घर चले जाते हैं। टैक्सी ड्राइवर लियो को भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन ये लियो लिटरली 24 घंटे अपनी टैक्सी के अंदर ही रहता। जैसे उसकी शिफ्ट खत्म होती एयरपोर्ट के ऊपर, वो अपनी टैक्सी लेकर सीधा अपने घर आता, बट वो टैक्सी से बाहर नहीं निकलता, वो टैक्सी के अंदर ही बैठा रहता और पूरी रात वो टैक्सी के अंदर ही सोता, जस्ट अपने घर के बाहर अपनी टैक्सी लगाकर। और जैसे ही सुबह होती वो चुपके से अपनी टैक्सी का दरवाजा खोलता, अपनी मुंडी बाहर निकालता, चारों तरफ देखता कि कोई इसको देख तो नहीं रहा, बहुत तेजी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अपने घर के अंदर जाता और सिर्फ फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए वो अपने घर के अंदर जाता। और जितनी स्पीड से वो अपने घर के अंदर जाता उससे दुगनी स्पीड से वो अपने घर से बाहर भी निकलता, सीधा आकर अपनी टैक्सी के अंदर बैठ जाता और अपने दिन की शुरुआत करता। और जैसे ही पुलिस वालों ने नोटिस करा कि इसकी ये क्या बवाल रूटीन है, लोग अपने घर के अंदर जाने के लिए मरते हैं, सारा दिन थके हारे वो अपने घर के अंदर जाकर आराम करना चाहते हैं, लेकिन ये बाबूजी ये तो अपनी टैक्सी से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। रात को भी अपने टैक्सी के अंदर सोता है, यहीं खाता है, यहीं पीता है और सिर्फ हगने के लिए, नहाने के लिए अपने घर के अंदर जाता है। इसके अलावा वो जितनी स्पीड से अंदर जाता है उससे तेजी से वो भागकर भी आ रहा है। ऐसा क्या छुपा रखा है इसने घर के अंदर? पुलिस वालों ने भी काफी दिनों तक उसकी इस रूटीन में फॉलो किया, लेकिन अब उसकी रूटीन में एक और नई चीज ऐड हो चुकी थी। पूरा दिन वो अपनी वही सवारियों को उठाता, एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करता, कहीं भी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलता और जस्ट वो रात के टाइम पर वापस अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी लगाकर उसी के अंदर सो जाता, उसी के अंदर खाता पीता। सुबह होते ही जैसे वो अपने घर के अंदर जाता, घर का दरवाजा खोलकर अपने अंदर नहा धोकर हक कर वापस बाहर आता और बाहर आते ही अब वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठते ही सबसे पहले जो चार वो उसने भगवान बुद्ध के स्टैचू रखे हुए थे, उन चारों स्टैचूज को एकदम से उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और बहुत जोर जोर से प्रेयर्स करता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उसके पीछे पड़ी हुई है और वो उसको हर्ट करना चाह रही है, वो उसको मारना चाह रही है, और जिससे लियो बहुत ज़्यादा डर रहा है। पुलिस वाले अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे, क्योंकि आमतौर पर उन्होंने बहुत सारे मर्डरर्स को देखा है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुजरिमों को देखा है जिन्होंने मर्डर किया हो, लेकिन उनका ऐसा बिहेव नहीं होता जैसा लियो कर रहा था। ये लियो जो कर रहा था उसे पागलपन कहते हैं। पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा हंसी भी आती उसकी डेली रूटीन देखकर, क्योंकि वो दूर खड़े होकर उसके ऊपर 24 घंटे नज़र बनाकर रखे हुए थे। लेकिन फिर पुलिस वालों के माइंड में था कि आखिर एक बंदे के पास खुद का घर होते हुए वो गाड़ी में क्यों सो रहा है। ये कंफ्यूजन पुलिस वालों के माइंड में थी। 4 मार्च 1991 का दिन आ चुका था, फाइनली 1 महीना हो चुका था पूरा पुलिस वालों को इस लियो के पीछे 24 घंटे पड़े हुए। 1 महीने बाद एग्जैक्टली पुलिस वालों ने अपना एक प्लान बनाया कि हाँ फाइनली अब हम लियो से बात करेंगे, क्योंकि हमें उसकी इस डेली रूटीन का राज जानना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सो उन लोगों ने प्लान बनाया कि जैसा आमतौर पर वो डेली सुबह करता है, अपनी टैक्सी से बाहर निकलेगा, बहुत तेजी से अपने घर का मेन दरवाजा खोलेगा, अंदर जाएगा, नहा धोकर हक कर बाहर वापस आएगा। अब जैसे वो बाहर वापस आएगा उस टाइम पर हम उसके घर के बाहर खड़े मिलेंगे और सीधा उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। सबका प्लान फिक्स था, सबको लग रहा था कि आज हम इस लियो को रंगे हाथ पकड़ने वाले हैं। सो जैसे ही लियो 4 तारीख की सुबह सुबह अपने घर के अंदर अपनी टैक्सी से बाहर निकल कर गया, वो फ्रेश हुआ, अंदर जाकर नहा धोकर अपने कपड़े बदल कर बहुत तेजी से वापस वो आ ही रहा था। और जैसे उसने अपने घर का मेन दरवाजा अंदर से खोला और बाहर आकर उसको लॉक लगाने लगा, तभी बाहर 4-5 पुलिस वाले उसके घर के बाहर आकर खड़े हो गए। और जैसे ही लियो ने पीछे घूमकर देखा
कि 4-5 पुलिस वाले उसके घर के बाहर खड़े हैं उससे पूछताछ करने के लिए। लियो ने अपने घर की मेन चाबी ऐसे नीचे ड्रॉप कर दी और खुद भी नीचे घुटनों के बल बैठ चुका था। पुलिस वालों को ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड नहीं थी। उनको लग रहा था कि हो सकता है लियो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा या फिर उनसे सवाल जवाब करेगा कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। लेकिन लियो ने खुद बोलना शुरू कर दिया कि प्लीज़ आप लोग मुझे बचा लीजिए, मुझे कुछ चीज़ है जो यहाँ पर मारने की कोशिश कर रही है, आप लोग प्लीज़ मेरी मदद करिए, मुझे यहाँ से ले जाइएगा। अब जैसे ये बात पुलिस वालों ने सुनी, उनके भी माइंड में कन्फ्यूज़न कि ऐसा क्या हो गया इसके साथ, हम तो यहाँ पर कुछ और ही सोच कर आए थे और यहाँ पर ये कुछ और ही बोल रहा है। लियो ने पुलिस वालों के पैर पकड़ पकड़ कर कहा कि आप प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं यहाँ पर और ज़्यादा 1 मिनट नहीं रह सकता। ऑब्वियसली पुलिस वालों ने उसको तुरंत हथकड़ियां लगाई और उसको अपनी गाड़ी में बैठाया। गाड़ी सीधा चाँव चाँव करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची। अब बारी थी इंटेरोगेशन की, उससे पूछताछ करने की। इंटेरोगेशन टेबल के ऊपर बैठते ही लियो ने बोलना शुरू कर दिया कि थैंक गॉड आप लोगों ने मुझे बचा लिया और ये पुलिस स्टेशन मुझे अपने घर से ज़्यादा सेफ लग रहा है। अब सामने बैठे हुए ऑफिसर ने वो पूछना शुरू कर दिया कि यार तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, कैसी ये तुम्हारी माइंडसेट है, हम तुम्हें यहाँ पर एक मर्डर के सस्पेक्ट के तौर पर पकड़ कर लेकर आए हैं और तुम कह रहे हो कि हमने तुम्हें बचा लिया, वो कैसे। और जो चीज इसके बाद लियो ने बोली, वो लाइन जो बोली, पुलिस वाले समझ चुके थे कि लियो के पास एक बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग रीजन है कि क्यों उसको अपने घर से ज्यादा ये पुलिस स्टेशन सेफ लग रहा है। जी हाँ, एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा फिनोमिना था जो उस टाइम पर भी, जिस टाइम पर ये लियो पुलिस स्टेशन के अंदर था, उस टाइम पर उसके घर के अंदर वो हो रहा था। अब से तकरीबन 1 घंटे पहले जब लियो सुबह सुबह उठकर अपनी टैक्सी से बाहर निकला, उसने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसने तुरंत अपनी टैक्सी का दरवाजा बंद किया, भागकर सीधा अपने घर का मेन दरवाजा खोला, अंदर की तरफ गया और अंदर जो डीप इनसाइड उसका जो लास्ट वाला बेडरूम था जिसके अंदर वो सोता था, वहां से उसको कोई आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे के अंदर बैठकर कोई गहरी गहरी सांसें भर रहा है। अब इस टाइम पर लियो को पता है कि उसके अलावा उसके घर के अंदर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये सांस लेने की गहरी गहरी आवाज लियो को सुनाई दे रही है। लियो का दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़कने लगा, बट लियो ने अपने आप को शांत करने की कोशिश करी। उसको पता था कि वो यहाँ पर सिर्फ बाथरूम जाने के लिए आया है। वो तुरंत बाथरूम में भागा, अंदर से उसने दरवाजा बंद किया, फ्रेश हुआ, साइड में जो उसका वो नहाने के लिए बना हुआ था वहां उसने नहाया धोया, जो उसने अपने पुराने कपड़े वहीं टांगे हुए थे वो पुराने कपड़े उसने वापस डाले, वापस बाथरूम से बाहर निकला और अब दोबारा से उसने सामने मौजूद अपने उसी कमरे की तरफ देखा और वहीं से दोबारा आवाजें आ रही थी। लियो को पता था कि उसको अब यहाँ से तुरंत भागकर बाहर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन जैसे उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, इतने में ही वो गहरी सांसों वाली आवाज जो थी वो बहुत बड़ी चिल्लाहट के अंदर बदल गई। कोई थी अंदर, कोई फीमेल की आवाज जो बार बार चिल्लाकर कह रही थी कि वाई वाई वाई, क्यों। ये सुनते ही ऑब्वियसली लियो बहुत ज्यादा डर गया। लियो ने तुरंत भागना शुरू कर दिया मेन डोर की तरफ। उसको पता था कि उसको घर से बाहर निकलना है, बट उसने भागते भागते पीछे की तरफ घूमकर देखा कि आखिर उसको कौन आवाज दे रहा है। और जैसे उसने अपनी मुंडी पीछे की तरफ घुमाई, सामने उसके 23 साल की मरीको अगुची खड़ी थी। जी हाँ, वही 23 साल की मरीको अगुची जो पूरे ताइवान में मिसिंग थी। अब उसके बाल आगे से ऐसे किसी चुड़ैल की तरह डले हुए और वही बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब ना सिर्फ चिल्ला रही थी, वो पीछे पड़ी हुई थी इस लियो के। वो अंदर वाले कमरे से भागते हुए लियो को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लियो ने भी अपनी पूरी स्पीड से बाहर की तरफ वो भागा। बाहर निकलकर उसने मेन डोर लॉक किया और इससे पहले वो ताले में चाबी घुमा पाता, उसने पीछे घूमकर देखा कि पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो टूट गया, सीधा जाकर पुलिस वालों के सामने नीचे गिर गया। और यही रीजन था जिस वजह से लियो इतना ज्यादा स्ट्रेंज एक्ट कर रहा था, ना सिर्फ पुलिस वालों के सामने बल्कि अपनी रियल लाइफ के अंदर भी। उसको नहीं पता था कि पुलिस वाले यहाँ उसका पीछा कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं, बल्कि वो रियल लाइफ में भी ऐसा हो चुका था, क्योंकि उसको ऐसा अंदर से लग रहा था कि मरीको अगुची की डेमोनिक एंटिटी उसके पीछे पड़ चुकी है और वो उसकी जान लेकर मानेगी। वो इस एंटिटी से इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने अपने घर के अंदर जाना बंद कर दिया। वो अपनी टैक्सी के अंदर रहने लगा, 2400 घंटे वो अपनी टैक्सी के अंदर रहता और इस डेमोनिक एंटिटी से पीछा छुड़वाने के लिए उसने बहुत सारे भगवान बुद्धा के स्टैचू सामने रखना शुरू कर दिया, जिससे वो पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती। उसने वो बहुत सारी मालाएं वो अपनी पूरी गाड़ी के अंदर इंटीरियर में लगाई, जिससे वो पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी उसको मिल रही थी। बट फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए उसको अंदर घर में जाना भी था और जब वो घर के अंदर जाता तो हर रोज उसके साथ सेम रिपीट यही काम हो रहा था। पुलिस वालों ने जैसे ही सुना कि मरीको अगुची लियो के अपार्टमेंट पे है, उसी टाइम पर एक टीम पुलिस वालों की गाड़ी के अंदर बैठकर चाव चाव करते हुए सीधा लियो के अपार्टमेंट की तरफ निकल चुकी थी। अब जिस टाइम पर ये लियो सब कुछ बता रहा था कि मरीको अगुची की डेमोनिक एंटिटी उसके घर को हॉन्टेड किए हुए है, उसके पीछे पड़ी हुए है, वो उसको कभी भी मार के मानेगी, वो उसकी जान ले सकती है, वो उससे डरता है, इसी वजह से वो घर नहीं जा पा रहा। उस टाइम पर
पुलिस वालों की एक टीम लियो के घर के ऊपर जांच कर रही थी। वो अंदर उसके पूरे फैले हुए थे, एक एक चीज को खंगाल कर देख रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मरिको अगुची अभी उनके सामने प्रकट हो जाएगी। घर के अंदर जांच करते हुए पुलिस वालों ने एक एक चीज खंगाली, लेकिन ऐसा कोई भी एक सुराग नहीं मिला जिससे प्रूव हो सके कि मरिको अगुची इस अपार्टमेंट में रह रही हो या फिर वो लियो को बहुत ज़्यादा हरास कर रही हो, उसको डरा कर रख रही हो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली। पुलिस वालों को लग रहा था कि हो सकता है लियो की जान सच में खतरे में हो, मरिको अगुची धक्के से उसके घर के अंदर घुस गई हो, उसके ऊपर कब्जा करना चाह रही हो, या फिर वो डरा धमका कर लियो को इस घर से भगाना चाह रही हो। लेकिन पुलिस वालों को ऐसा एक भी प्रूफ नहीं मिला। आने वाले अगले 4 दिनों तक पुलिस वालों ने ना सिर्फ लियो के घर के अंदर बहुत बड़ी एक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि जेल के अंदर पुलिस वालों ने लियो से भी बहुत तगड़े लेवल पर पूछताछ करी, उसकी अच्छे से जी लगाकर तोड़ा उसको, फिर उसकी सेवा भी करी। बट 4 दिनों बाद फाइनली उसने बताया कि हाँ, मेरे पास बताने के लिए कुछ और भी है। तकरीबन 11 महीनों पहले मरिको अगुची जब पहली बार ताइवान के अंदर आई थी और उसने 2 दिन का जो साइट सीइंग करी थी 2 अलग अलग टैक्सी ड्राइवर्स के साथ, वो उनके घर पर भी रुकी थी। बट तीसरे दिन उसको ट्रेन स्टेशन के बाहर ये लियो मिल गया और लियो ने उसको कहा कि आओ, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको अच्छी अच्छी साइट सीइंग करवाता हूँ इस शहर की। मरिको अगुची तुरंत जाकर उसकी टैक्सी में बैठी और मरिको और लियो अब दोनों शहर की साइट सीइंग पर निकल चुके थे। शाम होते होते लियो ने खुद से मरिको को ये ऑफर दिया कि अगर तुम चाहो तो रात को मेरे साथ मेरे घर पर रुक सकती हो। मेरी फैमिली तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास एक अलग एक्स्ट्रा रूम है, अगर तुम चाहो तो उसके अंदर आराम से स्टे कर सकती हो। खाना पीना मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ मेरी तरफ से। अब बेचारी मरिको अगुची जो पहले 2 दिन अलग अलग टैक्सी ड्राइवर्स के घर पर रुकी थी, उनकी फैमिली के साथ रुकी थी, उसको विश्वास था इस तीसरे टैक्सी ड्राइवर पर भी। उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया, रेसिस्ट नहीं किया कि नहीं मैं होटल में रुकूंगी या फिर कुछ और। उसने तुरंत हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर रुकूंगी। अब जैसे रात हुई, साइट सीइंग सारी कंप्लीट हो चुकी थी, घूमना फिरना पूरा हो चुका था। लियो मरिको को अपनी गाड़ी के अंदर बैठाकर सीधा ड्राइव करते हुए अपने घर पर लेकर आया। दोनों गाड़ी से बाहर निकले, दोनों घर के अंदर गए। लियो ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लियो के कमरे के बराबर वाला दूसरा कमरा मरिको को दिखाया और कहा कि ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम वहां जाकर अंदर आराम से ड्रेस वगैरह चेंज कर लो, मैं तब तक खाने पीने का जुगाड़ करता हूँ। आधे घंटे बाद दोनों ने मिलकर एक साथ बैठकर खाना पीना खाया। अब दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे, अब दोनों सोने के लिए भी गए। बट अभी इनकी आंख लगे सिर्फ 1 ही घंटा बीता था कि लियो की आंख खुली और लियो उठकर अपने कमरे से बाहर आया। उसने बराबर वाले कमरे में देखा, उसका दरवाजा खुला हुआ था जिसके अंदर मरिको अगुची सो रही थी। उसने उस दरवाजे को थोड़ा और खोला और सामने की तरफ देखा कि मरिको अगुची सो रही है। वो मरिको के पास गया, उसको उठाया, उसने उसके ऐसे गाल के ऊपर थप्पड़ लगाकर हल्के हल्के उसको उठाया। मरिको की आंख खुली, उसने ऊपर सामने अपने लियो को पाया। वो भी चौंक गई कि आखिर एकदम से ये बीमारी कहां से आ गई। मरिको ने पूछा कि हाँ भाई बता, क्या बीमारी है। यहां लियो ने कहा कि देखो, मेरा थोड़ा सा मूड बना हुआ है। अब उस टाइम पर लियो का थोड़ा नोटी मूड हो रखा था और उसने सामने से प्रपोजल रखा मरिको अगुची के लिए कि हाँ, अगर तुम चाहो तो आज की रात हम थोड़ी सी नोटी बना सकते हैं, अगर तुम चाहो, अगर तुम कंफर्टेबल हो। बट मरिको अगुची ने इसके लिए साफ तौर पर सिरे से मना कर दिया। अब उसको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डर लगने लगा। वो मना करके तुरंत अपना कंबल ओढ़कर सो चुकी थी। उसको भी अब वेट थी सुबह जल्दी से जल्दी हो और वो यहाँ से बाहर निकले। बट इससे पहले कि सुबह हो पाती, लियो उस कमरे से बाहर निकला, अपने कमरे में गया और वही क्रॉसबो, वही धनुष बाण जो वो लेकर आया था आवारा कुत्ते और बिल्लियों को मारने के लिए, वही धनुष बाण उसने निकाला, सीधा वापस बेचारी मरिको अगुची के कमरे में गया। मरिको जो कि अब अपना कंबल ओढ़कर सो रही थी, उसने ऊपर खड़े होकर अपना धनुष उस क्रॉसबो के अंदर लोड किया और उसने पहला बाण चलाया। दूसरा बाण दोबारा से उसने लोड किया और दूसरा बाण दोबारा से चलाया। तीसरा बाण लोड किया, तीसरा बाण दोबारा चलाया, चौथा बाण लोड किया, चौथा बाण दोबारा चलाया। 4 बार उसने बेचारी मरिको अगुची के सिर के अंदर धनुष बाण से बाण मारे। मरिको अगुची की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। जिसके बाद लियो को थोड़ा होश आया। वो भी सोचने लगा कि आखिर उसने क्या कर दिया। उसने देखा नीचे कि एक लड़की 23 साल की जो कि मरी पड़ी है, उसकी सांसें रुक चुकी हैं, उसके चेहरे के अंदर 4 बाण घुसे हुए हैं। उसने सबसे पहले वो चारों बाण अपने वापस निकाले, मरिको अगुची को उठाने की कोशिश करी, बट मरिको अब तक मर चुकी थी। अब मरिको अगुची की बॉडी को ठिकाने लगाना था। उसने एक बड़ा सारा उस्तरा लिया और उस उस्तरे से मरिको अगुची का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब बारी थी इस बॉडी को ठिकाने लगाने की। उसने तुरंत मरिको अगुची की बॉडी को अपनी टैक्सी के अंदर लोड किया और पास ही के एक खाली मैदान में जाकर उसने गड्ढा किया और धड़ और सिर दोनों को एक साथ उसने उस मैदान में दफना भी दिया। यहां तक आपको लग रहा होगा कि सब कुछ नॉर्मल है,
बट नहीं, यहीं से असली भसड़प शुरू होने वाली थी। जैसे वो उस बॉडी को दफनाकर वापस अपने घर आया तो उसको सामने से मरीको अगुची अपने घर के अंदर खड़ी हुई दिखाई दी। अब ना सिर्फ वो खड़ी थी बल्कि उसके बाल ऐसे आगे से गिरे हुए थे अपने चेहरे के ऊपर और उसके चेहरे से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, ऐसे बीच में से उसकी बालों की मांग निकली हुई थी। अब जैसे उस मरीको अगुची ने सामने खड़े हुए इस लियो को देखा, लियो बहुत ज्यादा डर गया कि ये इसको तो मैं अभी अभी दफना के आया हूँ, इसका तो मैंने अभी मर्डर किया है और इसको मैं अभी दफना के आया हूँ, ये सामने कैसे खड़ी है। दूसरी तरफ सामने से मरीको अगुची बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे कि क्यों 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 मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब ये लियो पलट में बहुत ज्यादा डर गया, वो वापस बाहर की तरफ भागा, अपनी टैक्सी के अंदर जाकर बैठा जहां उसको थोड़ा शांत लग रहा था। जिसके बाद जब भी लियो अपने घर पर जाता तो वही एंटिटी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वही उसको बहुत ज्यादा डरा कर रखे हुए थी। जब भी वो घर के अंदर जाता तो उसको वही गहरी गहरी सांसों की आवाजें और वही क्यों 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 की चिल्लाहटें और वही सामने मरीको अगुची की एंटिटी खड़ी दिखना, ये सब कुछ उसके साथ अब नॉर्मल हो चुका था। अब इसी से पीछा छुड़वाने के लिए उसने टैक्सी के अंदर रहना शुरू किया। अपनी टैक्सी को पवित्र करने के लिए उसने भगवान बुद्ध की फोटोज, उनकी जो स्टैचूज थी वो सारी वहाँ पर रखी। इसके अलावा उसने वो बहुत सारी वो मालाएं जो वो होती है मैंने आपको बताई थी, वो मालाएं टांगी अपनी गाड़ी के अंदर, ताकि ये जो डेमोनिक एंटिटी पीछे पड़ी हुई है, अंदर ही अंदर लियो को पता है कि उसने मरीको अगुची का मर्डर किया है। ये जो चीज उसको दिख रही है ये रियल नहीं है, ये सिर्फ एक एंटिटी है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही। और इस एंटिटी से पीछा छुड़वाने के लिए उसने अपने आप को पवित्र करना शुरू कर दिया। लिया ने तुरंत पुलिस वालों को बताया कि उसने बॉडी वो कहाँ दफन करी है। पुलिस वालों के साथ वो गाड़ी में बैठकर उस मौके पर जगह पर गया जहां उसने वो दफन करी थी। लेकिन यहीं अब सबसे बड़ा ट्विस्ट था। जैसे ही पुलिस वालों ने उस बॉडी को खोदना शुरू किया वापस उस जमीन में से, पुलिस वालों को बॉडी वहां पर मिल गई, बट वहां पर वो हेड मौजूद नहीं था। मरीको अगुची का हेड वहां पर नहीं मिला। लेकिन अपने लास्ट बयान तक भी ये लियो इसी बात पर अड़ा रहा कि मैंने मरीको अगुची का धड़ और सिर एक साथ एक ही जगह पर दफनाया था। अब मैंने मर्डर किया है, मैंने सब कुछ कबूल कर लिया, मैंने आपको जगह भी दिखा दी कि कहां पर वो दफन किया है, तो मैं क्यों आपको ऐसे गुमराह करूंगा कि मैंने कहीं और सर दफनाया था। मैंने एक ही जगह दफनाया था और यही वो जगह थी। अब यहां से वो सर कैसे गायब हो गया, यह आज तक किसी को समझ नहीं आया। अब जैसे ये बात लियो को पता चली कि मरीको अगुची का हेड नहीं मिला उनकी सर्च ऑपरेशन में, वो समझ चुका था कि ये उसका सिर ही है मरीको अगुची का, जो एक आत्मा बनकर उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रखे हुए है। और एग्जैक्टली पुलिस वालों ने उसके यही बयान नोट करे और कोर्ट के अंदर भी पेश करे कि जो हेड हमें नहीं मिला वही एंटिटी बनकर इस लियो के पीछे पड़ा हुआ है, उसके घर के अंदर मौजूद है और लियो को डरा कर रखता है। इनफैक्ट पूरे ताइवान के लोगों ने भी ये एडमिट करना शुरू कर दिया कि जो उनके पास वो अजीब अजीब फोन कॉल्स आ रहे थे अननोन नंबर से, जिनको उठाते ही वो जापानीज आवाज में एक लड़की चिल्ला रही थी, बार बार कुछ बोल रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा। तो एग्जैक्टली ये मरीको अगुची की वो स्पिरिट ही थी जो उनको फोन कर रही थी। सब लोगों ने ऐसा ही कुछ माना। लोगों ने अंदाजा लगाया कि उनके पास ये फोन कॉल्स इसलिए आ रहे थे ताकि लोग मरीको अगुची के बारे में बात करते रहें, उसको इंसाफ मिले, लोग इस केस को भूल ना जाएं और ये कहीं फाइलों के अंदर दब ना जाए, लोगों की हाईलाइट में रहे बस ये केस और किसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। इनफैक्ट कोर्ट के अंदर खुद जज ने भी माना कि हाँ, कहीं ना कहीं इस केस के अंदर मरीको अगुची की स्पिरिट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर वो ऐसा कुछ ना करती तो ये केस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाता, ये एक परफेक्ट क्राइम बन जाता। दूसरी बात, जो पुलिस वाले पहली बार इस घर के अंदर, लियो के घर के अंदर जांच करने के लिए गए थे, जिस टाइम पर लियो को अरेस्ट किया गया था, उस टाइम पर सभी पुलिस वालों ने बयान दिया जज के सामने कि जब हम इस घर के अंदर अपनी तलाशी कर रहे थे तब हमें बहुत बार ऐसा लगा कि किसी ने हमें पीछे से आकर धक्का मारा हो और हम आगे जाकर दीवार पर गिरे। सो आज भी वहां रहने वाले सभी लोगों को ही लगता है कि मरीको की स्पिरिट इस घर के अंदर अभी भी मौजूद है और इस घर को हॉन्टेड बना के रखे हुए है। खैर,